साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 20 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा और ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक यह सीरीज आपका जारी रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि सिलॉक्स से है। सिलॉक्स के क्वेश्चन में कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। हम लोग को कथन के अनुसार यह पता करना होता है कि जो यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है उसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वह है आपका वेन डायग्राम मेथड। और वेन डायग्राम मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो जो भी कथन दिया जाएगा उसके हिसाब से पहले हम लोग बना लेंगे वेन डायग्राम और फिर हम लोग उस वेन डायग्राम के आधार पर निकाल लेंगे निष्कर्ष। ऐसा करने से आपका सही निष्कर्ष निकल जाएगा। तो देखिएगा पहला क्या है आपका कथन, कोई पेड़ बंजर नहीं है। कोई पेड़ बंजर नहीं है तो पेड़ हम बना लेंगे अलग और बंजर हम बना लेंगे अलग, क्योंकि पेड़ का बंजर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे, कोई पेड़ बंजर नहीं है तो पेड़ अलग बनेगा, बंजर अलग बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो कथन है उसका काम हो गया। दूसरा, कुछ बंजर भूमि है। बंजर का कुछ हिस्सा भूमि है तो बंजर का कुछ पार्ट हम कॉमन करेंगे, किसके साथ, भूमि के साथ कॉमन करेंगे, ठीक है। अब कुछ बंजर क्या है, कुछ बंजर आपका भूमि हो गया। तो दोनों कथन का यहाँ पे वेन डायग्राम बन के हो चुका है तैयार। और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में कई सारा पूछा गया है, ठीक है। लगभग सभी सेट में इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सिर्फ डाटा आपका अलग अलग था। अब चलिए हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। दोनों कथन का काम कर लिए हैं, अब निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा, ठीक है। जो 100% सत्य होगा वही निष्कर्ष होगा। जिसमें भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, 1% भी डाउट होगा, वह निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ पेड़ भूमि है। पेड़ अलग है, भूमि अलग है, पेड़ भूमि के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। कुछ पेड़ भूमि कब होता, जब इस तरीके से पेड़ और भूमि का कुछ पार्ट कॉमन होता, तो ऐसा नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। देख लीजिए पेड़ और भूमि में तो कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा क्या है, कुछ बंजर पेड़ है। बंजर और पेड़ में भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जहां बोला गया है कुछ बंजर पेड़ है, यह भी क्या होगा, गलत होगा। तो कहने का यह मतलब है कि इस कथन के अनुसार, जिसका हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ यहां पे कर चुके हैं, उसके अनुसार दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो आंसर हम लोग करेंगे विकल्प ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैलेंडर से है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है यहाँ पे। बोला है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि 2008 के कैलेंडर को हम दोबारा से कब यूज में ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि यहाँ जो ईयर दिया गया है वह नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। तो पहचान क्या होता है कि जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए वह लीप ईयर होता है, बाकी सभी आपका नॉर्मल ईयर होता है। तो इसमें 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 का भाग पूरा पूरा लग गया। इसका मतलब क्या है, यह आपका लीप ईयर है। और कोई भी जो लीप ईयर होगा ना वह 28 वर्षों के बाद रिपीट करता है, यानी कि 28 साल के बाद 2008 का कैलेंडर जो है वह फिर से रिपीट कर जाएगा। तो 2008 में 28 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2036, यानी 2008 का कैलेंडर जो होगा वह 2036 के कैलेंडर के समान होगा। कोई भी जो लीप वर्ष होगा ना वह 28 वर्षों के बाद रिपीट कर जाता है। अगर हम आपसे पूछे कि आप हमें यह बताइए कि 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो आप इसको चेक करो कि क्या 2012 लीप वर्ष है। हाँ सर 2012 तो लीप वर्ष है। तो किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों के बाद समान हो जाता है। तो 2012 में 28 जोड़ लीजिए, 2012 में 28 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 2040 हो जाएगा। यानी 2012 का जो कैलेंडर होगा वह 2040 के कैलेंडर के समान होगा। तो अभी आपने क्या देखा कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 28 वर्षों के बाद रिपीट कर जाता है।
लेकिन जो नॉर्मल ईयर होगा, अच्छा लीप ईयर का एक पहचान यह भी होती, एक पहचान तो आपका हो गया कि जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है जैसे 1900, तो जिसके भी अंतिम में डबल जीरो होगा वह तो 4 से कटेगा ही, लेकिन 4 से कटने के बावजूद यह लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि अगर शताब्दी वर्ष है अंतिम में डबल जीरो है तो वहाँ 4 का नियम काम नहीं करता है, 400 का नियम काम करता है। अगर यह 400 से कटा, शताब्दी वर्ष है, अगर यह 400 से कटा तभी लीप वर्ष होगा, तो यह आपका लीप वर्ष नहीं है। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे 2000 क्या लीप वर्ष है, हाँ सर 2000 लीप वर्ष हो जाएगा, शताब्दी वर्ष है, यहाँ 4 से नहीं कितना से चेक करेंगे, 400 से, 425 20, यह लीप वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष का क्या नियम हो गया, एक तो जो 4 से कट जाएगा, लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में हम 4 से नहीं 400 से भाग करेंगे। शताब्दी वर्ष किसको बोलेंगे, जिसके अंतिम में डबल जीरो, जैसे 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 1800, 1700, 1600, 1500, यह सब शताब्दी वर्ष होगा। यह अगर 400 से कट गया तो लीप वर्ष होगा, नहीं तो फिर लीप वर्ष नहीं होगा। और लीप वर्ष का एग्जैक्टली मतलब यह होता है कि उस वर्ष में कुल मिला के 366 दिन होगा, और उस साल आने वाला जो फरवरी होगा वो आपका 29 दिनों का होगा। चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल ईयर होगा, यह तो लीप वर्ष का बात हो गया, क्वेश्चन लीप वर्ष से रिलेटेड था। अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा, तो जो साधारण वर्ष होगा ना उसका कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। कितने साल के बाद, 11 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट आप देख लिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा कि जो लीप ईयर होगा उसका कैलेंडर तो भाई 28 साल के बाद रिपीट होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा कि जो नॉर्मल ईयर होगा उसका कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 2010 का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट हो जाएगा, तो 11 साल। 2010 नॉर्मल ईयर है, 11 साल के बाद रिपीट कर जाएगा, तो 2010 में 11 जोड़िए कितना हो जाएगा, 2021, यानी 2010 का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर के समान होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज और आपको समझना है कि कभी भी एक लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वह नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा, यह बात भी ध्यान रहे। कभी भी जो एक लीप वर्ष होगा उसका कैलेंडर कभी एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2007 का कैलेंडर कितने साल के बाद, 2007 नहीं हम दूसरा ले लेते हैं कोई, 2000 हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, ठीक है, 2009 का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट कर जाएगा, तो 2009 देख लीजिए नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 11 साल के बाद, तो 2009 में 11 जोड़िए कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा 2020 हो गया, 2020 एक लीप वर्ष है और यह एक नॉर्मल ईयर है, तो क्या कभी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के समान होगा, नहीं होगा सर। तो इसका यह मतलब है कि यहाँ पे हम 11 नहीं जोड़ सकते हैं। तो नॉर्मल ईयर 11 साल बाद रिपीट जरूर करता है, लेकिन अगर 11 जोड़ने से 11 जोड़ने से अगर लीप ईयर आ जाए उस केस में 11 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, उस केस में हम लोग 6 ही जोड़ेंगे। 11 जोड़ने से लीप ईयर आ जाए उस केस में हमें 11 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो चलिए 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने आ गया कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट हो जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर या तो 11 साल बाद या फिर 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। हम 11 ही जोड़ेंगे, लेकिन 11 जोड़ने पर अगर नॉर्मल ईयर लीप ईयर बन जाता है उस केस में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर तो कभी समान होगा नहीं, तो हम वहां पे 11 न जोड़ करके कितना जोड़ेंगे, 6। जोड़ना 11 है, 11 जोड़ने पर अगर एक नॉर्मल और एक लीप ईयर हो जाए उस केस में हमें सिर्फ 6 जोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो यह आपका मेन कॉन्सेप्ट था कैलेंडर रिपीटेशन का। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई आप हमें यह बता दो कि 2005 का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट हो जाएगा, तो 2005 क्या है, 2005 जो है वह आपका एक नॉर्मल ईयर है, तो 11 जोड़िए, 2005 में 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। यह लीप ईयर है, यह नॉर्मल ईयर है, कभी इसके समान नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ 11 नहीं जोड़ पाए हैं, तो अब हम क्या जोड़ेंगे, 6। 2005 में 6 जोड़िए, 2011, कहने का मतलब 2005 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के समान होगा। ओके, चलिए पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया कैलेंडर रिपीटेशन का। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसके ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, इसमें विषम पहचानना है, ऑड को फाइंड आउट करना है जो सम में विषम हो। अच्छा, यह ABCD क्या है, तो आकृति A है। देखिए A का डाटा यहाँ पे है, B का डाटा आपका यहाँ पे है, C का डाटा आपका यहाँ पे है और D का डाटा आपका यहाँ पे है। ध्यान रहे, पिक्चर A, पिक्चर B, पिक्चर C और पिक्चर D है, ऑप्शन नहीं है, यह आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो यहाँ पे है। आपको चुनना है कि ABCD में से कौन विषम है। तो A का डाटा देखिए कितना, L12, तो L12 नंबर पे होता है। हर एक लेटर का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, हमने पोजीशन याद करा रखा है। अगर नहीं पता हो तो उस वीडियो को देखिएगा जिसमें हर एक लेटर का पोजीशन सीधे से भी और उल्टे से भी हमने याद करा रखा है। एक सेकेंड,
चलिए आगे देखिए, तो अब देखिए इसमें L 12 नंबर पे होता है, ठीक है, N 14 नंबर पे होता है, ठीक है, P होता है 16 नंबर पे, बट यहाँ पे कितना है, P के साथ 17 है, तो यह विषम हो गया, बाकी R 18, तो C जो है वह बाकी से विषम है, A B D से विषम कौन है, C, तो हमारा आंसर C होगा। C किस ऑप्शन में है, विकल्प D में है, तो हम अपना आंसर चुनेंगे विकल्प D। ध्यान रहे आप आंसर अपना विकल्प C मत चुन लीजिएगा, आकृति सी हमारा आंसर है, और आकृति सी कौन से विकल्प में है, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज किया था जब इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। अगला देखिए, अगला यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री बनाते हैं, और फैमिली ट्री बनाते वक्त हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो जनरेशन का और दूसरा जेंडर का। जनरेशन को कैसे ध्यान रखना है, तो इस धरती पर जो पहले आया है उसको लिखना है ऊपर, और जो बाद में आया है उसको लिखना है नीचे। हमेशा जो पहले आएगा उसको ऊपर, और जो बाद में आया है उसको कहाँ लिखना है, नीचे। और जेंडर के अनुसार जो भी पुरुष होगा उसको रखना है त्रिभुज के अंदर, और जो महिला होगी उसको रखना है सर्किल के अंदर। महिला को सर्किल में, पुरुष को ट्रायंगल में रखना है, और जो भी मैरिज कपल होगा उसके बीच में आपको लगाना है प्लस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब यहां देखिए VK एक व्यक्ति का नाम है, VK और NY MK की बेटियां हैं। देखिए MK की बेटियां हैं, तो MK के नीचे कौन रहेगा, MK के नीचे रहेगा VK और NY दोनों रहेगा, ठीक है। MK के नीचे कौन रहेगा, VK भी रहेगा और NY भी रहेगा। और यहाँ पे जेंडर किसका क्लियर है, VK और NY का जेंडर क्लियर है कि यह दोनों बेटियां है, मतलब यह रहेंगी सर्कल में। अच्छा MK की बेटियां है, तो MK पिता भी हो सकता है इसका, और माता भी हो सकता है, क्योंकि माँ की भी बेटी हो सकती है और पिता का भी हो सकता है। तो MK का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन VK और NY का जेंडर क्लियर है। देख लीजिए यह दोनों क्या है, बहन हो गया। सर्किल में इस तरह से साथ में आए मतलब बहन हो जाएगा, एक साथ आएगा मतलब भाई बहन ही होगा, ऊपर आएगा तो माता पिता, किसी व्यक्ति के नीचे होगा वो उसका संतान होगा। अब आगे अगला लाइन में चलिए, VK का विवाह MZ से हुआ है, VK का इसका विवाह किसके साथ हुआ है, VK का विवाह MZ के साथ हुआ है, तो दोनों सेम जनरेशन का है। और MZ क्या होगा, पुरुष होगा, क्योंकि यह महिला है तो इसका विवाह पुरुष के साथ, और विवाहित जोड़े के साथ आपको लगाना है प्लस का चिन्ह। जो भी विवाहित जोड़ा होगा उसके साथ क्या जोड़ना है, प्लस का चिन्ह जोड़ना है। अब हमें बताना है कि NY के लिए MZ कौन है, MZ NY का कौन है, मतलब इसका MZ कौन है, तो देख लीजिए इसकी बहन VK और इसके बहन का पति है, तो MZ जो है वह बहनोई हो जाएगा NY का। ऑप्शन देख लीजिए विकल्प C, साला, जीजा या देवर। MZ जो है वह जीजा हो जाएगा, चूंकि इसके बहन का पति है MZ। हमें क्या बताना है, MZ कौन है, किसका, NY का, तो NY के बहन का पति यानी क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प C, ब्रदर इन लॉ। आगे चलिए अगला नंबर 6 क्वेश्चन, एक सीरीज यहाँ पे दिया गया है, और हमें इस सीरीज में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। गौर से देखिएगा, मिक्स्ड सीरीज है, इसमें लेटर भी है और नंबर भी है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं नंबर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब दो सीरीज इसमें मिक्स है, ठीक है। तो अल्टरनेट में देखिए, इसको देखिए इसके साथ, फिर इसको देखिए इसके साथ, और इसको देखिए इसके साथ, आंसर हमारा आ जाएगा। गौर से देखिए, इसका संबंध किसके साथ होगा, इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, और इसका संबंध इस क्वेश्चन मार्क वाले के साथ। तो देखिए 3 का 2 गुना, सिर्फ नंबर को देखिए, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शन में 24 है। अब लेटर को देखते हैं, लेटर देख लीजिए क्या है, T से 1 कम करिए S से 1 कम करिए R से 1 कम करिए Q, यानी 24 के साथ लेटर क्या होगा, Q होगा। तो विकल्प A जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए QRST, यहां से चलेंगे तो Q अल्टरनेट में RST, यही हमारा आंसर हो जाएगा 24 की Q, ओके। अगले क्वेश्चन को देखिए, नंबर 7, यहां पे भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। यहाँ पे पहचानना है कि नीचे दिए गए चित्रों में से उस चित्र को पहचाने जो शेष से अलग है, यानी विषम इसमें से पहचानना है। इन चारों आकृति में से विषम आकृति कौन सा है उसको पहचानिए। आकृति A, आकृति B, आकृति C, आकृति D, कौन सा विषम है।
देखिए यहाँ पे लाइन भी 4 है, इस आकृति को बनाने के लिए लाइन भी 4 और इसके साथ सर्किल भी 4, यहाँ लाइन भी 3 सर्किल भी 3, यहाँ लाइन भी 5 और सर्कल भी 5, यहाँ लाइन 4 है लेकिन सर्कल कितना है, सर्कल यहाँ पे 3 है। और एक और चीज, इसका सबका सर्कल बाहर में है, इसका सर्कल अंदर में है, तो आकृति डी जो है वह विषम है, यानी आंसर हमारा विकल्प ए होगा। आकृति डी को कौन सा विकल्प रिप्रेजेंट कर रहा है, विकल्प ए, तो विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। आपको क्या करना है, कथन को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके आधार पर यह तय करना है कि जो निष्कर्ष दिया गया है उसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। अपने मन से नहीं, कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है यह बताना है। रामू ने श्यामू से कहा, रामू ने किससे कहा है, श्यामू से, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। देखिए कौन बोला है, रामू बोला है। किससे बोला है, सामू से। रामू बोला है सामू से कि क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ा करो। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है, तभी तो रामू बताया है सामू से। रामू को यह बात पता है ना कि नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है ना, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है मतलब वहाँ गाड़ी लगाना है, तभी तो रामू सजेस्ट किया है सामू को कि यहाँ गाड़ी मत लगाओ। मतलब रामू को ना नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। तो पहला निष्कर्ष इसके आधार पे सही। दूसरा, सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, यह बात भी सही है। सामू सड़क नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि क्या बोला है, गाड़ी यहाँ मत खड़ा करो, मतलब कि सामू जो है गाड़ी वहां पे खड़ा कर दिया होगा, तभी तो यह बोला है कि गाड़ी यहाँ पे मत खड़ा करो। यानी सामू को सड़क नियम, सामू जो है वह सड़क नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या होगा, दोनों का दोनों निष्कर्ष तर्कसंगत है, तो विकल्प बी जो है वह हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका स्टेटमेंट और एजप्शन से है, यानी कथन और धारणाएं। यहाँ पे आपको कभी धारणा मिलेगा, कभी पूर्व धारणा मिलेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ आपका क्या है, कथन या विवरण। अब इसके बेसिस पर हमें यह तय करना होता है, कथन और निष्कर्ष अलग चीज है और कथन और पूर्व धारणा अलग चीज है। पूर्व धारणा या धारणा में क्या देखना होता है कि इस कथन में कौन सा पूर्व धारणा अंतर्निहित है, यानी इस कथन को पढ़ने से कौन सा अवधारणा इससे निकलता है, यह हमें देखना है। तो बोला क्या है कि यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। अनीता बोली है किससे, अपने पति राम से। क्या बोली है कि यह स्थल छुट्टी मनाने के लिए सबसे अच्छा है, किसी स्थल का यहाँ पे बात किया जा रहा होगा। अब इसके बेसिस पर धारणा क्या बनता है, छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन, ऐसा कहीं बोला गया है ऊपर, देखिए तो कथन में क्या ऐसा चर्चा है कि छुट्टी बिताने के लिए शीतल स्थल ही चाहिए या खुशगवार ऑप्शन ही चाहिए, ऐसा तो नहीं किया गया है यहाँ पे। तो यह तो अंतर्निहित नहीं है, यह जो डाटा है वह इसके अंदर तो नहीं है। आगे चलिए, राम अनीता का पति है, अनीता अपने पति राम से कहा। यह जो है अवधारणा, ठीक है, पूर्व धारणा, अवधारणा भी, पूर्व धारणा भी, धारणा भी सब बोला जाता है, यह इसके अंदर अंतर्निहित है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ऊपर जो श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला का बाएं से 15वां के दाएं छठा पद होगा। तो जब भी एक से ज्यादा पोजीशन देना तो आप क्या करिए कि इन नंबर्स को या तो जोड़िए या फिर घटाइए। तो 15 और 6 या तो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ते कब है, जब पोजीशन डिफरेंट होता है, यानी बायां दायां रहने पर जोड़ देंगे। और घटाते कब है, जब दोनों पोजीशन सेम होगा। तो यहाँ एक बाएं से है और एक दाएं से है, तो जोड़िए 15 और 6 21। 21वां लेटर हमारा आंसर होगा। किस ओर से, क्वेश्चन में पहले क्या आया है, बाएं, तो बाएं से जो 21वां लेटर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या यहाँ पे पहचानना है कि बाएं से 21वां लेटर कौन सा होगा। क्वेश्चन में देखिए ना क्या बोला है, बाएं से 15वां के दाएं छठा। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे। तो जब पोजीशन एक से ज्यादा दे तो नंबर्स को जोड़ लीजिए, 15 6 21। 21 किस ओर से, 21 उस ओर से क्वेश्चन में जो पहले आए। क्वेश्चन में बाएं पहले आया है, यानी कि बाएं से 21वां लेटर हमारा आंसर। अब गौर से देखिए, टोटल लेटर 1, यहाँ पे देखिएगा 2 3 4 5, यह 5वां लेटर हो गया। 6 7 8 9 10, यह 10वां लेटर हो गया। 11 12 13 14 15
यह 15वां लीटर हो गया ना, 11, 12, 13, 14, 15 आगे 16, 17, 18, 19, 20, यह 20वां लीटर हो गया। 5-5 के ऊपर हम बिंदु लगा दिए। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, 21वां लीटर बताना है। ठीक है, 21वां लीटर बताना है तो देखिए 5, 10, 15, 20, 20वां लीटर पता है, 21वां लीटर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह 20वां है तो 21वां लीटर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे भी बाएं से 15वां, चलिए बाएं से इस तरफ से 5, 10, 15, बाएं से 15वां यही है। अब इसके दाएं छठा, अब इसके दाएं, अब बाएं से कहाँ आ गए, 15 भी तो यहाँ पे आ गए। अब इसके दाएं, तो इसका दाएं इस तरफ होगा, दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में मिनट से कितना आगे बढ़ता है, मिनट से 55 मिनट आगे बढ़ता है। घड़ी में जो मिनट का सुई होता है ना, वह घंटा से हमेशा 55 मिनट आगे बढ़ता है। कैसे 55 मिनट बढ़ता है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जब घड़ी में 12 बजेगा, उस केस में क्या होगा, जो मिनट वाला सुई होगा ना, गौर से देखिएगा, जो मिनट वाला सुई होगा वह भी आपका कहाँ पे होगा, 12 पे होगा, और जो घंटा वाला सुई होगा वह भी 12 पे होगा। ओके, चलिए अब गौर से देखिए, 1 घंटा में क्या होगा, 1 घंटा में क्या होगा कि जो आवर वाला सुई है वह यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आएगा ना, यहीं पे आएगा, जबकि यह जो सुई है वह पूरा 1 चक्कर लगा करके फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना मिनट का दूरी हो गया दोनों के बीच में, तो देखिए यह पूरा का पूरा 60 मिनट का दूरी तय कर लिया। मिनट के रूप में देखा जाए तो जो मिनट वाला है पूरा 1 चक्कर लगाया, मतलब 60 मिनट की दूरी तय कर लिया। और तब तक जो आवर वाला है वह बस 12 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक, यानी कि 5 मिनट की दूरी तय करेगा। तो मिनट वाला करता है 60 मिनट की दूरी और यह तय करता है मात्र 5 मिनट की दूरी। तो कितना अधिक दूरी तय किया मिनट वाला घंटे वाला से, 55 मिनट। बस आपको सीधे आंसर कर लेना है। आगे बढ़िए, नंबर 12 बोला है कि निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम कौन है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपका जरूर होगा, कोई भी डाटा दे सकता है। हमें बताना है महिलाएं, माताएं और बहनें को सबसे अच्छी तरीके से कौन प्रेजेंट कर रहा है, महिलाएं, माताएं और बहनें। गौर से देखिएगा कौन सा ऑप्शन हम लोग ले, यहाँ पे देखिए हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी क्यों होगा, देखिए माताएं जो है उसमें से कुछ बहनें हो सकती है। अच्छा, सभी माताएं बहनें या सभी बहनें माताएं नहीं होंगी। बहन कोई तभी होगा जब उसका भाई या बहन होगा। किसी व्यक्ति का अगर एकमात्र संतान है, कोई व्यक्ति अकेले है, माता पिता का एकमात्र पुत्र है, तो फिर न तो उसका कोई भाई होगा और न ही उसका कोई बहन होगा। तो ऐसा भी बहन हो सकता है जिसका कोई ऐसा भी बहन हो सकता है जो आपका माता न हो, और ऐसी भी माता हो सकती है जिसका कोई भाई या बहन न हो। इसका मतलब कुछ माता जो है वह बहन हो सकती है और कुछ बहन माता हो सकती है, और चाहे बहन हो या माता हो, सबका सब पक्का क्या होगा, महिला होगा। तो विकल्प डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बताना है इस आकृति में वर्गों की संख्या। काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और काउंटिंग ऑफ फिगर जो है हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है ग्रुप डी स्पेशल 2022, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, है ना, चाहे सिलोगिज्म का वीडियो हो या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर हो, हर टाइप का, या फिर ब्लड रिलेशन हो, हर टाइप का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। 1-2 दिन में उसको हम और अच्छी तरह से अपडेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उन इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है, इसमें बताना है वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, ट्रिक यह है कि जितने भी इसमें कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए। तो 1, 2, 3, 4, और जितने भी रो है उसमें भी नंबरिंग करिए। तो 1, 2, 3, 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने भी कॉलम है उसमें भी नंबरिंग करिए, जितने भी रो है उसमें नंबरिंग करिए। और अब आपको क्या करना है कि कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू का गुना रो के सबसे बड़े वैल्यू के साथ करिए। तो कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू है 4, रो का सबसे बड़ा वैल्यू है 4, तो 4 गुना 4 करिए। अब प्लस करके, अब इस तरफ मत आइए, इसको देखिए, अब लिखना है प्लस, दोनों को एक एक कम करके गुना करिए, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। फिर दोनों को एक एक कम करके गुना करिए तो 2 गुना 2 हो जाएगा। फिर दोनों को एक एक कम करके गुना करिए, 1 गुने 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, वहां पे रुक जाइए। इस दोनों में से कहीं भी 1 आ जाए वहां पे रुक जाइए। कोई जरूरी नहीं कि 4/4 का होगा, हो सकता है कि एक जगह 5 एक जगह 4 हो। तो 5 गुना 4, फिर 4 गुना 3, फिर 3 गुना 2, फिर 2 गुना 1, दोनों में से कहीं 1 हो जाएगा, वहां पे रुक जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25, 2 का स्क्वायर 4, 29, और 1 गुने 1 1, 29 और 1 कितना हो गया 30। यानी इस आकृति में कुल मिला के कितना आपका वर्ग है, वर्गों का संख्या 30 है।
मान लीजिए इस क्वेश्चन में आयत पूछ दिया होता, क्या पूछ दिया होता, आयत। तो आयत का संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए आयत निकालने का ट्रिक, अभी आप वर्ग निकाले हैं, आयत निकालने का ट्रिक है कि सभी नंबर्स को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 3 6 और 4 10, कॉलम का सम कितना आया, 10 आया, और रो को भी जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10, और इस दोनों को गुना कर लीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस आकृति में आयत का संख्या 100 हो जाएगा। आयत का संख्या कैसे निकालते हैं, सम ऑफ कॉलम, नंबरिंग तो करेंगे ही, उसके बाद सम ऑफ कॉलम यानी कॉलम का योग गुना रो का योग, कॉलम का योग गुना रो का योग करेंगे, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए विषम आकृति का पहचान करना है। विषम आकृति, एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा, दो तरह का सर्कुलर रोटेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं घड़ी के दिशा में, वह इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसे दक्षिणावर्त भी बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में जो घूमते हैं उसको हम लोग क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। और दूसरा जो डायरेक्शन है वह है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी जिस तरीके से चलती है उसके उल्टे दिशा में जो चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं घड़ी का विपरीत दिशा, और इसको हम लोग बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। यह डायरेक्शन क्या हो गया आपका, वामावर्त डायरेक्शन हो गया। यह हो गया दक्षिणावर्त, यह हो गया वामावर्त। तो दो तरीके का सर्कुलर डायरेक्शन है, इसका आगे भी हम लोग उपयोग करेंगे। जो डायरेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे वहां तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, और बहुत सारे टॉपिक में। अब यहाँ पे विषम पहचानना है। अब जहाँ भी विषम पहचानना है उसमें देख लीजिए, सबके डायरेक्शन को देखिए, इस रोटेशन को देख लीजिए। जो रोटेशन है वह घड़ी के दिशा में है, यहाँ रोटेशन क्लॉकवाइज है, देख लीजिए इस तरीके से चल रहा है ना। यहाँ भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, देख लीजिए ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चला है ना क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी रोटेशन देख लीजिए क्या है, क्लॉकवाइज है। बट यहाँ पे रोटेशन देख लीजिए इस तरीके का है ना, इस तरीके का है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना। ऐसे तो घड़ी नहीं चलती है ना, घड़ी तो ऐसे चलता है। तो आकृति सी का जो रोटेशन है एरो का वह एंटी क्लॉकवाइज है, और बाकी सभी आकृति का रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो इन चारों में विषम आकृति सी होगा, और आकृति सी के लिए ऑप्शन कौन सा है, विकल्प ए है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें बताना है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। गौर से देखिएगा, बी कितने नंबर पर होता है, 2 नंबर पे, 2, और एच कितने नंबर पर, 8 नंबर पे। तो 2 + 6 8, और 8 + 6 14। क्या किया गया है, +6 + 6। लेटर में बी 2 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, इन 14 नंबर पे। 2 और 6 8 और 6 14। आगे चलिए, अच्छा इसमें देखिए 3 और 2 5 और 2 7, 2 2 को जोड़ा, अंक में 2 2 बढ़ाया और लेटर को 6 6 बढ़ाया। लेटर को ही चेक करिए। डी देख लीजिए कितने नंबर पर, डी होता है आपका 4, और जे होता है 10 नंबर पे। तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 6 6 के अंतर पर। तो उसी तरह से 6 6 और 6 12, 12 नंबर पर कौन सा लेटर आ जाएगा, एल। 12 और 6 18। यहाँ पे चलिए 6 कितना ऐड करें, क्या ऐड करें, तो अगर 5 ऐड करते तो 6 5 11, 5 16, यानी एल के जगह हमें लेना पड़ेगा 5, सॉरी 11। एल के जगह क्या लेना पड़ेगा हमें, एल के साथ क्या लेना पड़ेगा, 11। 11 क्यों, 6 और 5 11, 5 16, 4 लेंगे तो 6 4 10, 4 14, यहाँ 14 रहना चाहिए था। 6 5 11, 5 16, यहाँ प्रत्येक में कितना कितना वृद्धि हो रहा है, 5 5 का। तो 5 हम लोग जोड़ेंगे तो एल 11, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है जॉन, यानी उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। फिर बोला है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। देखिए 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज घूमता है। और फिर 270 डिग्री वामावर्त, और फिर यह क्या करता है, 270 डिग्री घूमता है वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। दो तरीके से यह घुमा है, यह दो तरीके से घुमा है, एक तो घुमा है क्लॉकवाइज और एक घुमा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्या है कि जितने भी क्लॉकवाइज है उसको एक साथ ऐड करते हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उसको एक साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद देखते हैं दोनों का अंतर। तो देखिए 270 और 90 में अंतर कितना का, 180 का। तो 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री किस तरीके से, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। तो देखिए दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही हमारा आंसर होगा। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वह हो जाएगा। तो अभी उसका चेहरा किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में।
तो किसी व्यक्ति का अगर चेहरा पश्चिम दिशा में है और अगर वह 180 डिग्री घूमे, चाहे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमता है तो वह सीधे अपोजिट हो जाएगा, यानी पश्चिम में अगर है तो उसका चेहरा किस तरफ हो जाएगा, पूरब की ओर चेहरा हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए। देख लीजिए 180 डिग्री घूमने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अभी उत्तर दिशा में है, ठीक है, और वह घूम रहा है 180 डिग्री, तो पहले 90 घूमेगा, तो देख लीजिए पूरब दिशा में, और फिर 90 घूमेगा दक्षिण दिशा में। तो 180 डिग्री जो है वह क्या करता है, डायरेक्शन को अपोजिट बना देता है, पूरब तो पश्चिम, पश्चिम तो पूरब, उत्तर तो दक्षिण, दक्षिण तो उत्तर, डायरेक्शन पूरी तरह से अपोजिट हो जाता है। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, चेहरा पश्चिम में है, और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सीधे अपोजिट, 180 डिग्री का मतलब यू टर्न, तो सीधे अपोजिट यानी कि इसका चेहरा पूरब दिशा की ओर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यह भी क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से ही है। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय, देखिए आयताकार हॉल है इस तरीके से, यह आपका क्या है, आयताकार हॉल है, ठीक है। आगे चलिए, इसमें प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। अच्छा, इसमें प्रवेश किया है और के का मुंह पश्चिम दिशा में है, तो दिशा हम लोग किस तरफ लेते हैं, देखिए पश्चिम दिशा किस तरफ लेते हैं, इस तरफ हम लोग दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा लेते हैं, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर में लेते हैं उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा। ध्यान रखिएगा हमेशा, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। बोला के का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, इस तरफ होगा, ठीक है, के का मुंह क्या होगा, इस तरफ होगा, पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। आगे चलिए, वह फिर कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए, पश्चिम की ओर है, फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए, तो बाएं कोना तो यह भी है और यह भी है, दो कोना इस तरफ, देखिए दाएं कोना है और यह बाएं कोना है, हम लोग के अकॉर्डिंग दायां कोना है और यह बायां कोना है। अब वह बाएं कोने के लिए जाता है, मतलब या तो यहाँ तक जाता होगा या फिर यहाँ तक, देखते हैं कहाँ जाता है। फिर वह बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है, यानी इस तरीके से चला है, मतलब इस कोना पे आने का वह प्रयास कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वह चला है, यानी इस कोना पे आने का वह प्रयास कर रहा है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यही डायरेक्शन हमें बताना है कि यह कौन सा दिशा है। देख लीजिए यह कौन सा दिशा है, यही दिशा के बारे में पता लगाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यह तो इसी वाला दिशा है ना, और यह कौन सा दिशा है, दक्षिण पश्चिम, तो आंसर विकल्प सी। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है तो यह कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, यह कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर दिशा। अगर कोई व्यक्ति दाहिने हाथ की तरफ जा रहा है मतलब पूरब दिशा, अगर कोई व्यक्ति बाएं हाथ की तरफ जा रहा है पश्चिम दिशा। नीचे की ओर देख लीजिए, नीचे की ओर चल रहा है ना तो दक्षिण होगा, देखिए केवल नीचे रहता तो दक्षिण, लेकिन नीचे के साथ साथ यह बाएं हाथ की तरफ भी है, तो नीचे में दक्षिण, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इसका चेहरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए नंबर 18। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि उस विकल्प का चयन करें, उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्रों के श्रृंखला को पूरा करता है। अब श्रृंखला को गौर से देखिएगा, इससे देख लीजिए यह बना है, क्या किया गया है, इस देख लीजिए, इस फेस को देखिए, फेस पहले टीएम बाद में, यहाँ पे क्या किया, टीएम पहले फेस बाद में, इसको कर लेता है चेंज, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में। सेम चीज यहाँ पे टीएम पहले चेहरा बाद में, चेहरा पहले टीएम बाद में, मतलब इसको क्या करता है, इन दोनों को कर रहा है चेंज, ठीक है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, और यह अगर ऊपर में है तो इसको कर देता है नीचे में, ठीक है। चलिए आगे, उसी तरीके से इसके बाद अगला पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, चेहरा पहले टीएम बाद में, तो टीएम पहले चेहरा बाद में, ठीक है, टीएम पहले चेहरा बाद में, तो टीएम पहले चेहरा बाद में यहाँ पे नहीं है, टीएम पहले चेहरा बाद में यहाँ पे नहीं है, टीएम पहले चेहरा बाद में यहाँ भी है, टीएम पहले चेहरा बाद में यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे दोनों चेहरा क्या है, एक ही तरफ है। जबकि देख लीजिए टीएम पहले चेहरा बाद में करेंगे इसके लिए, और इसके लिए टीएम पहले चेहरा बाद में, और इसके लिए क्या होगा, चेहरा पहले और टीएम बाद में, अपोजिट आएगा ना, इस तरीके से तो आएगा ही। यहाँ पे दोनों सेम कर दिया है, तो आकृति सी हमारा आंसर, आकृति सी के लिए कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं। यह जो फेस है टीएम पहले आएगा ना, और फेस कहाँ आएगा, फेस बाद में आएगा, और यहाँ पे देख लीजिए फेस क्या होगा, पहले आएगा, और टीएम कहाँ आएगा, बाद में आएगा। इसमें क्या है, दोनों एक साथ दे दिया है, यह दोनों तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो एकमात्र जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिया गया है, निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक कथन, इसके अनुसार दो प्रश्न। प्रश्न क्या है देख लीजिए, प्रश्न देखिए और प्रश्न के अनुसार यह तय करिए कि इस दोनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बोला गया है दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा।
13वां दिन यानी कि 13 तारीख को कौन सा दिन होगा यह हमें बताना है। माह का 13वां दिन यानी 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। माह का पहला दिन यानी 1 तारीख, माह का दूसरा दिन यानी 2 तारीख, तीसरा दिन यानी 3 तारीख, 13वां दिन यानी कि 13 तारीख। तो 13 तारीख को कौन सा दिन होगा इसको पता कब लगाएंगे, जब इस महीने के किसी भी तारीख का दिन हमको पता लग जाए। इस महीने के किसी भी तारीख का दिन पता लग जाए तो हम 13 तारीख का दिन बता सकते हैं, क्योंकि 7-7 के अंतर पर दिन रिपीट करता है। तो महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। क्या इससे अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? नहीं सर, इससे हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बोला है महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो अंतिम दिन 28 तारीख भी हो सकता है, 29 तारीख भी हो सकता है, 30 तारीख भी हो सकता है और 31 तारीख भी हो सकता है ना। अगर फरवरी लीप है तो 28वां दिन अंतिम दिन होगा, जनरल फरवरी है तो 29 तारीख अंतिम दिन होगा, और अगर 30 दिन का कोई महीना है तो 30 तारीख अंतिम दिन होगा, और 31 दिनों का महीना है तो 31 दिन अंतिम तारीख होगा। तो अंतिम दिन से यह क्लियर नहीं होता है कि 28, 29, 30, 31 में से किस तारीख का दिन यहाँ पे दे रखा है। तो इससे अपने क्वेश्चन का आंसर तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं चला कि किस तारीख को मंगलवार है। दूसरा, महीने का 16वां दिन महीने का तीसरा शुक्रवार है। 16वां दिन तीसरा शुक्रवार हो या चौथा शुक्रवार हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। 16वां दिन तो शुक्रवार है, तो 16 तारीख का दिन पता है शुक्रवार है, तो 13 तारीख का दिन तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 16 में 3, 16 माइनस 3 तो शुक्रवार माइनस 3, शुक्रवार में से 3 माइनस करेंगे, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का निकल जाएगा किसके मदद से? 2 के मदद से। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि कथन 2 में दिया गया आंकड़ा क्या है? पर्याप्त है। कथन 2 में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त है। 2 वाले की मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? 13वां दिन कौन सा होगा? इससे नहीं निकाल पाएंगे, इससे निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात करिए कि कौन सा संख्या समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ जो संख्या दिया गया है ना, इसका समूह के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। चेक करते हैं। 6, 8, 8 देख लीजिए। 6, इसके बाद बीच में 2 गैप है 8, और फिर बीच में 2 गैप 8। 6, 8, 8 के साथ इस श्रृंखला का क्या रिलेशन है? 6 बीच में 2 संख्या, फिर 8, फिर बीच में 2 संख्या 8, यानी 2 के गैप पर। अब 4, 2, 6 को चेक करिए। 4, 2, 6। अच्छा, 4 कहाँ पे है? 2 जगह पे। 4 के साथ यहाँ 2 नहीं है, इस 4 को मत देखिए, इस 4 को देखिए। 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, फिर से वही रिलेशन आ गया। जो रिलेशन 6, 8, 8 का है वही तो 4, 2 और 6 का है। 4 के बाद बीच में 2 संख्या, फिर बीच में 2 संख्या 6 आ गया। आगे 5, 4, 2, 5 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 5 बीच में 2 संख्या 4, फिर बीच में 2 संख्या 2। ठीक है, 2, 6, 8, 2 कहाँ पे है? पूरे में यहाँ पे है। 2, 6, 8, या फिर इस 8 को भी लीजिए। 2, 6 बीच में 2 संख्या है, लेकिन इस 6 से 8 के बीच में एक ही संख्या है, और इस 6 से 8 के बीच में 3 संख्या है। मतलब यह जो है वह इस समूह से संबंधित नहीं है, इसके अलावा और कहीं 2 है नहीं। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 6, 8 जो है वो आपका इस समूह से नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो गैप था, सभी संख्याओं के बीच का गैप 2-2 का चल रहा था। यहाँ पे आपका 2 और 6 के बीच में 2 लेटर का गैप है, लेकिन 6 और 8 के बीच में या तो 1 या फिर 3। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगला देखिए, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुना, गुना का मतलब भाग, भाग का मतलब प्लस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से यह क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिस चिन्ह का जो मतलब दे रखा है उसके स्थान पर उसको लिखना है आपको। 9 माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब है गुना, तो जहां माइनस है वहां कर लीजिए गुना। 4, अच्छा, प्लस का मतलब है माइनस, तो जहां प्लस है वहां माइनस कर लीजिए। 14, आगे देख लीजिए। गुना का मतलब देखिए, गुना यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? गुना का मतलब भाग का प्लस और गुना का भाग है। ठीक है, गुना का मतलब क्या है? तो भाग है, तो गुना के स्थान पर आप लिखिए भाग। 7, और आगे भाग का मतलब क्या दे रखा है? भाग का प्लस, तो जहां भाग है वहां पे कर लीजिए प्लस। यानी जिसका जो मतलब दे रखा है उसके स्थान पर उस चिन्ह को डाल लीजिए। जहां भी आपको प्लस दिख रहा है वहां पे आप माइनस लिखिए। जहां प्लस है वहां पे क्या लिखना है आपको? माइनस लिखना है। माइनस के जगह आपको गुना लिखना है, भाग के जगह आपको प्लस लिखना है, और प्लस के जगह गुना के जगह आपको भाग लिखना है। बस चिन्ह का यहाँ पे मतलब कुछ और है। प्लस जहां पे है वहां पे आप माइनस कर लीजिएगा, जहां माइनस है वहां पे आप गुना कर लीजिएगा, बस। अब इसका कैलकुलेशन करिए बोर्ड मास के हिसाब से। तो बोर्ड मास में पहले भाग की क्रिया, तो 14 में भाग करिए 2 से, कितना हो 7 से कितना हो जाएगा? यह 2। आगे भाग के बाद गुना, तो 9 चौके 36, 36 यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 प्लस 6, 6 और 36 42 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 40। तो विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यह था आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।